मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 38वें नंबर के 38 नंबर वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो लेक्चर हमारा क्रिस्टल्स के क्लासिफिकेशन से संबंधित है और इसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है और उनके क्या उदाहरण हैं। और इस वीडियो लेक्चर के बाद में जो वीडियोस बनेंगे उसमें आपको हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। जो बिंदु मुख्य रूप से लिए गए हैं उनमें क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का, क्रिस्टल क्या होता है, फिर क्रिस्टल के एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं और क्रिस्टल्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, मुख्य रूप से उनकी सिमेट्री के आधार पे और नेचर ऑफ बॉन्डिंग के आधार पे। सॉलिड्स को आपको मालूम है तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं जिसमें जो एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं एक रेगुलर वे में, एक रेगुलर अरेंजमेंट में जमे होते हैं निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत, उनको क्रिस्टलाइन कहा जाता है। इनका रेगुलर शेप होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के। मेटल्स को देखेंगे तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, सॉल्ट्स हैं, NaCl इत्यादि। दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन में देखिए क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन में छोटे छोटे सिंगल स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं और उनके बीच में ग्रेन बाउंड्रीज भी होती है, उनके बीच में ग्रेन बाउंड्रीज भी होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके जो एग्रीगेट्स हैं इनके बीच में एक ये लाइनें हैं, बाउंड्री है, इनको ग्रेन बाउंड्री कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो मेटल्स होते हैं या सिरेमिक्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन। और इसके विपरीत जो एमॉर्फस होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है और ये रैंडमली अरेंज होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज आइसोट्रोपिक होती है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एक रेंज में होता है, ब्रॉड होता है, ग्लास है, रबर है इत्यादि। अब क्रिस्टल क्या होता है आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियोस में भी आपने देखा था क्रिस्टल्स के बारे में। तो ये बहुत छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, और ये यूनिट्स काय से बनी होती हैं, या तो एटम से बनी होंगी या मॉलिक्यूल से या आयन से। और इन इकाइयों को या यूनिट्स को 3 डायमेंशनली हम जब अरेंज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर साइड बाय साइड रखते हैं, तो ये पूरा एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए आप, ये जो हरे रंग का सर्किल है ये क्लोराइड आयन है, बड़ा है ये, और ये सोडियम आयन। तो देखिए क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, फिर यहाँ पे सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड। तो इस प्रकार से इनको एक रेगुलर वे में हमने रखा हुआ है। तो ये सोडियम क्लोराइड का एक क्यूबिक क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अगर एक्सटर्नल फीचर्स पे जाएं तो कोई भी क्रिस्टल हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उसके जो बाहरी फीचर्स होते हैं, अपीयरेंस होता है, उसमें सबसे पहला आता है फेस। फेस या तल। फेस क्या होता है, ये एक प्लेन होते हैं जिससे क्रिस्टल घिरा होता है। जैसे क्यूब है तो ये क्यूब भी सब तरफ से एक तल के द्वारा या प्लेन के द्वारा ये घिरा हुआ है, तो इनको कहा जाता है फेस। और ये एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। तो ये देखिए आप, फ्लोरोस्पार जो क्रिस्टल होता है उसमें 6 फेस हैं और 8 वर्टाइसिस हैं। फेस तो आपको बता दिया, एक तलीय है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, ये 6 फेस हो गए। और 2 फेस जब मिलते हैं किसी बिंदु पे उसको शीर्ष कहा जाता है या वर्टाइसिस या एपेक्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 8 केंद्र हैं या शीर्ष केंद्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये दोनों इस पे मिल रहे हैं, तो इनको कहेंगे अपन वर्टाइसिस या शीर्ष या एपेक्स। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एलम
फिटकरी का एक जो ये क्रिस्टल है रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, इसमें 8 फेस होते हैं, 1 2 3 4, ये नंबरिंग पूरी की है। और इसके अलावा 6 वर्टाइसिस हैं, ये एक केंद्र ऊपर है, 1 2 पीछे 3 4 5 और एक नीचे। तो ये कहलाते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। इसके अलावा किसी भी क्रिस्टल में एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स का मतलब होता है कि जो दो तल होते हैं, फेस होते हैं, उनके बीच का कोण। जैसे ये थीटा है, यहाँ पे भी है, ये भी थीटा बना हुआ है, इनके बीच में ये एक एंगल है, एक एंगल ये है, तो इनको थीटा से दर्शाते हैं। और जब दो तल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच की जो लाइन होती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसको एज कहा जाता है, किनारा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार इस उदाहरण में फेसेस की संख्या 6 है, पहले आपको बता चुके हैं। इंटरफेशियल एंगल यहाँ पे 8 है, ये देखिए 4 2 थीटा यहाँ है, 3 चौथा थीटा, 5 6 7 8। तो इंटरफेशियल एंगल्स कितने हैं? 8। एजेस की संख्या 12 है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, और 2 10 और यहाँ पे 2 12। तो इस प्रकार फेसेस प्लस इंटरफेशियल एंगल्स बराबर होता है एजेस प्लस 2। तो ये एक नियम है सॉलिड स्टेट में, तो इस नियम का क्रिस्टल्स पालन करते हैं। अब क्रिस्टल क्या है का स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल में क्या होता है, जो एटम मॉलिक्यूल या आयन है वो 3 डायमेंशनली एक रेगुलर वे में अरेंज है। जैसे सोडियम क्लोराइड में आपको अभी बताया था, ये क्लोराइड है, ये सोडियम, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड, अगर इनको हम बिंदुओं के रूप में ले लें, एक पॉइंट्स के रूप में ले लें और इसको देखें, तो ये कहलाता है क्रिस्टल का लैटिस या जालक, स्पेस लैटिस भी कहा जाता है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट। तो एक्चुअली ये जो लैटिस पॉइंट हैं ये पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे या तो सोडियम आयन होगा या क्लोराइड आयन होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे, अगर उदाहरण लेंगे तो क्रिस्टल लैटिस, और ये हो जाते हैं उसके लैटिस पॉइंट्स। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्रिस्टल्स, पहला क्लासिफिकेशन है सिमेट्री या शेप के आधार पे। तो आपको मालूम होगा कि 230 क्रिस्टल के जो रूप हैं, फॉर्म्स हैं, इनको एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किया जा चुका है। और इनको हम अब डिवाइड करते हैं 32 क्लासेस में, 32 क्लासेस में इनको क्या करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया। फिर ये जो 32 क्लासेस हैं इनको हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में रखा है टोटल। तो 230 क्रिस्टल के फॉर्म हो जाते हैं, रूप हो जाते हैं, 32 उनके कक्षाएं हो जाती हैं, 32 क्लासेस हो जाती हैं, श्रेणियां हो जाती हैं, और इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में रखा गया है। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं ये हम देखेंगे क्या होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला है रेगुलर क्यूबिक सिस्टम। रेगुलर क्यूबिक सिस्टम में आपको मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल होगा उसमें इंटरफेशियल एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 3 वेक्टर होंगे, उसके एक्सिस होंगे ए और बी और सी। तो ये जो फीचर्स हैं ये सारे क्रिस्टल्स में रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, ए बी और सी तीनों जो एक्सिस हैं उसके जो वेक्टर हैं वो इक्वल होते हैं, और तीनों जो एंगल हैं अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे यहाँ बनाया है ये अल्फ़ा बीटा गामा, इनके मान भी कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो इसमें 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। ये सिंपल क्यूबिक कहलाता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में ये लैटिस पॉइंट होते हैं चारों कॉर्नर्स में इसके, और यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट बीच में भी होता है बॉडी के, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इसमें कुछ जो लैटिस पॉइंट हैं ये फेस के बीचों बीच होते हैं, ये देखिए ये बने हुए हैं फेस के बीचों बीच, तो ये कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर इनके उदाहरण देखेंगे रेगुलर क्यूबिक सिस्टम्स के, तो डायमंड है, जिंक सल्फाइड है, अल्कली मेटल के क्लोराइड हैं इत्यादि।
दूसरा कहलाता है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होता है कि जो इंटरफेशियल एंगल है वो तो 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, परंतु दो वेक्टर ए इक्वल्स टू बी ये बराबर होते हैं और तीसरा अनइक्वल होता है। तो यहाँ देखिए आप, ए दूरी जो है एक एक्सिस में, दूसरी दूसरे एक्सिस में, ये तो इक्वल है, पर ये सी बड़ा है, सी की लंबाई ज़्यादा है। तो इस प्रकार के जो आकार के क्रिस्टल होते हैं वो टेट्रागोनल कहलाते हैं। और उदाहरण है जैसे थोरियम ऑक्साइड, थोराइट है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, एनेटेस कहा जाता है जिसको, बीटा टिन है, वाइट टिन इत्यादि, इंडियम। तीसरा है रोम्बिक सिस्टम। रोम्बिक सिस्टम में क्या होता है, जो तीनों वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये अनइक्वल होते हैं, परंतु तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जैसे अल्फा इंटरफेशियल एंगल, बीटा और ये गैमा, तो तीनों ये 90 डिग्री के हैं, परंतु ए अलग है, सबसे ज़्यादा लंबाई का है, बी छोटा है और सी थोड़ा सा बीच का है। और इस तरह के जो क्रिस्टल हैं ये रोम्बिक सिस्टम्स कहलाते हैं। और इनमें तीन तरह के और प्रकार होते हैं यूनिट सेल्स के उनके, और इनके उदाहरण होते हैं सेलेस्टाइन मतलब स्ट्रांशियम सल्फेट, एप्सोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, ओलिवाइन मैग्नीशियम सिलिकेट, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं इस रोम्बिक सिस्टम के। चौथा होता है ट्राइगोनल या रंबोहेड्रल सिस्टम। इसकी खास बात यह है कि इसमें तीनों वेक्टर इक्वल होते हैं, परंतु उसके जो इंटरफेशियल एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, उनमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता। तो आप देखिए, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है और ये भी 90 नहीं है, परंतु तीनों ए बी और सी, इनकी जो लंबाई है ये एक सी है। तो इसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा और ये 90 डिग्री नहीं है। और इसके 7 तरह के इसमें यूनिट्स सेल्स होते हैं क्रिस्टल में, या 7 प्रकार होते हैं। और एग्जाम्पल है क्वार्ट्स है, कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। पांचवा हेक्सागोनल सिस्टम कहलाता है। हेक्सागोनल सिस्टम में ए और बी मतलब दो वेक्टर एक से होते हैं और तीसरा अनइक्वल होता है। तो देखिए, ए और बी ये इक्वल है वेक्टर दो एक्सिस के सापेक्ष, और तीसरे की लंबाई ज़्यादा होती है, अनइक्वल होता है। इसी प्रकार से दो इंटरफेशियल एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं और तीसरा जो गैमा होता है वो 120 डिग्री। तो देखिए आप, ये अल्फा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, परंतु ये वाला 120 है। और इसके उदाहरण हैं जैसे बेरिल है, कैल्शियम फास्फेट है, एपेटाइट है, आइस का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड है इत्यादि। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर इन डायगोनल्स को हम मिलाएंगे तो एक दूसरे को 60 डिग्री पे ये कट करते हैं। छठवां है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं और अल्फा और बीटा जो इंटरफेशियल एंगल है वो तो 90 डिग्री के हैं, पर तीसरा गैमा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो अल्फा 90 है, बीटा 90 है, ये देखिए, परंतु ये अलग है। और इसके अलावा ए बी सी तीनों की जो लेंथ है वेक्टर्स की वो अलग अलग होती है। और इसमें जो अगर उदाहरण देखेंगे तो क्रायोलाइट है, Na3LF6, बोरेक्स है, मोहर सॉल्ट है इत्यादि। सातवां जो सिस्टम है ट्राइक्लिनिक या एसिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। और इसमें क्या होता है, तीनों जो वेक्टर्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और तीनों जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के बराबर वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, अल्फा बीटा गामा में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। और ए बी सी तीनों की लंबाई, यहाँ पे ए छोटा है, बी थोड़ा बड़ा है, सी और बड़ा है, ये यहाँ पे लिया गया है सी। और इसके उदाहरण हैं कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, एल्बाइट है, सोडियम रिच मिनरल है सिलिकेट ग्रुप का इत्यादि। अब इसके बाद अगर इनको आपको याद करना हो तो एक बड़ा सिंपल सिस्टम होता है, CTORHMT, इसको याद कर लीजिए, CTORHMT। अब यहाँ पे देखिए आप, 7 प्रकार के क्रिस्टल्स हैं। तो इनको अगर याद करने के लिए, C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल,
ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब देखो इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले क्यूबिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों इक्वल हैं और ये तीनों 90 हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इक्वल हैं, तीसरा अनइक्वल है और तीनों 90 हैं टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो रहा है, तीनों अनइक्वल हैं परंतु अल्फा बीटा गामा 90 है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ यहाँ तीनों बराबर हैं, यहाँ दो इक्वल हैं केवल और यहाँ कोई भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से बड़े सिस्टमेटिक वे में आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल और ये ऑर्थोरोम्बिक। अब चौथा देखिए, चौथा में आप देखेंगे A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये 90 के बराबर नहीं है और यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है। तो अगर आपको ये याद है तो यहाँ पर केवल आप नॉट इक्वल टू लगा देंगे तो ये रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। हेक्सागोनल में देखिए ए और बी ये बराबर हैं पर सी के बराबर नहीं है, वो यहाँ पे भी है। ए और बी बराबर हैं पर सी के बराबर नहीं है, सी अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ 90 है, यहाँ अल्फ़ा बीटा ये 90 होता है परंतु गैमा 120 ये हेक्सागोनल होता है। इसी तरह से मोनोक्लिनिक में देखिए आप, ये अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों अनइक्वल हैं, यहाँ भी देखिए तीनों अनइक्वल हैं। अल्फ़ा गामा मतलब दो जो एंगल है इंटरफेशियल वो 90 है पर तीसरा जो होता है वो अलग होता है, तो ये मोनोक्लिनिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ तीनों अनइक्वल थे, यहाँ भी तीनों अनइक्वल हैं और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए तीनों अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के हैं। तो ये अगर आपको याद है तो ये भी याद कर सकते हैं आप। ये अगर मालूम है तो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये मिल जाएंगे आपको, इसको चेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो CTORHMT इस टर्मिनोलॉजी से आप ये सिस्टम्स को याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बॉन्डिंग के आधार पे है, जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं या आयन से इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है। तो पहले हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल से नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होते हैं, कैटायन के और एनायन के। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में ये क्लोराइड ये सोडियम, अब चूंकि ये क्लोराइड है तो Cl माइनस है, ये Na प्लस है, तो इनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कहलाते हैं आयनिक क्रिस्टल। और इंटर आयनिक फोर्सेस से चूंकि मजबूती से बंधे रहते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा सोल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में वो चूंकि ये आयंस होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आयनिक क्रिस्टल हो जाते हैं। दूसरा है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो ये बड़े हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत अधिक होते हैं, हाई होते हैं। और उसके अलावा चूंकि ये आयनिक नेचर के नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है इत्यादि। तो ये देखिए डायमंड्स में ये कार्बन है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो चूंकि कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए नॉन आयनिक नेचर का है ये। इसी तरह से इसको देखिए सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं या एंटिटीज़ हैं वो स्पेशीज़ हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपस में वो वीक वेंडर वॉल फोर्सेस के द्वारा आपस में मजबूती से बंधी रहती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिकली वो कंडक्टिव नहीं होते क्योंकि आयनिक नेचर के वो नहीं होते। अब इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी तीन भागों में बांटा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं, और अगर यदि मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के होंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे मॉलिक्यूल्स तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएंगे। ये देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का उदाहरण जैसे नेप्थलीन है, तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और चूंकि इनके बीच इनमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए बहुत दुर्बल वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, उनके द्वारा ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। और चूंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या वेपराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। उदाहरण है जैसे एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, देखा होगा आपने भी। तो ये नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर के हैं। जैसे यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये पोलर नेचर का होता है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये मुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मूवमेंट भी होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब लिक्विफाई करके सॉलिड स्टेट में लाते हैं तो ये सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से 159 केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड HCl भी प्राप्त होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, लिक्विफाई करेंगे तो HCl लिक्विड बनेगा और अंत में सॉलिड। तो ये जो सॉलिड्स हैं ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कहलाते हैं। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, आपको मालूम है कि जैसे आइस है, आइस में वाटर मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में ये देखिए जो रेड सर्किल है, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन से अटैच है। इस प्रकार से ये पूरे एक क्रिस्टल के आकार में, एक डेफिनेट क्रिस्टल के आकार में एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, और इनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो इसमें आइस है, ग्लूकोज है, यूरिया भी इसका उदाहरण होता है। और नॉर्मली चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। इसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटल, आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेटल आयन में टेंडेंसी होती है मेटल्स एटम में, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है या अट्रैक्शन होता है या फोर्सेस होते हैं, उसको कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड, और इनको कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये मेटल आयंस हैं, प्लस प्लस प्लस, और ये इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है, और ये मेटल्स में पाई जाती है इस तरह की बॉन्डिंग। और इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, एक्सेलेंट होती है। जैसे एक उदाहरण है सिल्वर का, देखिए यहाँ पे ये Ag+ है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Ag+, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेटल आयंस हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। तो इस प्रकार से के जो सॉलिड्स हैं वो मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं, और उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। अब अगला जो लेक्चर होगा अपना, वो होगा क्रिस्टल्स डिफेक्ट क्या होते हैं, उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और क्रिस्टल डिफेक्ट्स के प्रकार। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।